तो आज हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन पे, रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे। रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्ट एप्स जो आपको पता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होती है, रिएक्ट आपको पता ही है। अब हम सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टी में बार बार बोल रहा हूँ, बस मजे ले रहा हूँ तुम्हारे। ऑटोमेशन आपको पता ही है कि अच्छी कोड को हम ऑप्टिमाइज्ड बोलते हैं। सिर्फ अच्छा कोड कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम है आपके कोड लिखने में। कोड में होता क्या है, या फिर आप समझते हैं, चलो कोडिंग को हम साइड में रखते, थोड़ा हम ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। अगर हम कोई बड़ी एप्लीकेशन ले, लेट्स सपोज यूट्यूब। आपको पता है कि यूट्यूब के अंदर कितने सारे पेजेस, मतलब आपने देखा होगा अबाउट पेज है, होता है, आपको पता है होम पेज है, सब्सक्रिप्शन पेज है, ट्रेंडिंग पेज है, इतने सारे पेजेस हैं। बट स्टिल जब आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब इतना स्मूथली कैसे लोड हो सकता है? आप सोचो ना, उसका देखो बैकएंड तो बहुत अच्छा है, उसका बैकएंड सर्विसेज इतनी सारी हैं, वो मानते हैं, बैकएंड को भी सेट रखते हो, बट फ्रंट एंड पे भी तो आप देखो ना, फ्रंट एंड पे इतने उसके इतने सारे पेजेस हैं, बट स्टिल वो पूरा यूट्यूब जो है बहुत स्मूथली लोड होता है। उसका रीजन क्या है, उसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम यही सीखेंगे कि एक अच्छी एप्लीकेशन में जब ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर देते हैं तो उसका रेंडरिंग टाइम कितना घट जाता है। देखो हमारे कोड के अंदर जो है बहुत गलतियां होती है। गलती इन द सेंस आपको देखने में सही लगती हैं, बट प्रोडक्शन वाइज वो गलतियां बहुत बड़ी हैं। प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, जब आप एज अ डेवलपर कहीं पे काम करते हो तो आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या करो, एक ऐसे कोड को लिखो जो ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखो रेंडरिंग टाइम तो कम होगा ही, साथ में कॉस्टिंग भी है, साथ में यूजर का इंटरेस्ट भी है। अगर आपकी एप्लीकेशन 10 सेकंड लगा रही है, 15 सेकंड लगा रही है, बहुत हैवी एप्लीकेशन आपने बनाई है, बट स्टिल इट्स टेकिंग 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स टू लोड, तो यूजर का तो मन ही हट जाएगा ना आपकी एप्लीकेशन से। बट वहीं पे अगर आपकी एप्लीकेशन जैसे कोई क्लिक करता है वेब पे, तो एकदम स्मूथली सब कुछ लोड होता है, तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है कितना अच्छा होता है। और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस अच्छे बिजनेस को डिफाइन करता है। अगर किसी का काम ऑनलाइन ही पूरा डिफाइंड है और उसकी वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लगा दे, तो उसकी वेबसाइट पे कोई जाएगा नहीं, तो उसका मतलब बिजनेस भी इफेक्ट होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू कोड, ऑप्टिमाइजेशन इज लिमिटेड टू बिजनेस एज वेल। आप बिजनेस भी बढ़ाते हो अगर आप एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो। अभी अगर आप गूगल की बात की जाए, गूगल में अगर आपको टाइम लग जाए तो आप गूगल का बिजनेस डाउन करा दोगे। सिंपल सी बात है ना, आप गूगल पे जाओ और गूगल पे आपको टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, तो आप गूगल के अलावा जो और भी सर्विसेज हैं आप उनको यूज करना शुरू कर दोगे, है ना। तो उससे क्या होता है ना, इफेक्ट आता है बहुत तगड़ा। तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन सो है आपको सीखनी चाहिए, और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन आती है मींस आप बिजनेस इफेक्ट करते हो किसी अच्छी कंपनी में जब आप काम करते हो, तो ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखते हैं 3 से 4 कुछ टेक्निक्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, हम रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड में ऑप्टिमाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो सिर्फ रिएक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना, आपको सीएसएस तक की भी ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। सीएसएस अच्छी कैसे लिखनी है, आपको जावास्क्रिप्ट, चलो तो फ्रंट एंड की बात की जाए तो चलो रिएक्ट सीएस एक साथ हो जाएगी। बट अगर बात करें बैकएंड की भी, बैकएंड में भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। आप बैकएंड कितना अच्छा लिखते हो ताकि वो जो एपीआई कॉलिंग है, जो डेटा रेंडरिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है बैकएंड में भी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो, वो भी कम से कम टाइम लगाए, राइट। तो वो बैकएंड का पार्ट है। तो फ्रंट एंड में भी आनी चाहिए और बैकएंड पे भी आनी चाहिए। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो आपको टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं आपको हर एक चीज जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ इज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि होगा कैसे। ओके, तो बस आपको पूरी वीडियो देखनी है। एंड ऑल्सो प्री रिक्विजिट क्या है इस वीडियो की कि आपको रिएक्ट आनी चाहिए। मैं आपको रिएक्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि रिएक्ट पे कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी। मींस आपको रिएक्ट डेवलपमेंट आती है, देन यू आर लर्निंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट एप्स में कैसे ऑप्टिमाइजेशन ऐड की जाए। ओके, सो प्री रिक्विजिट से आपको रिएक्ट आनी चाहिए। सिंपल। देखो भाई, मैं स्क्रीन देख लिया, तो मेरी स्क्रीन के अंदर आपको मैं थोड़ा सा ना कोड समझा देता हूँ कि मैंने एक कोड लिखा है। और इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट टेक्निक के बारे में। फर्स्ट टेक्निक इज कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग। कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग क्या होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। कोड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है और लेजी लोडिंग का मतलब क्या होता है उससे पहले समझते हैं। आपको पता है कि रिएक्ट ऐप के अंदर क्या होता है, आप कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करते हो। मींस आप कंपोनेंट्स बनाते हो, राइट। सो स्मॉल 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 कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल पेजेस को बनाते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स को बनाते हो। आपको पता है ये बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेजेस के अंदर अबाउट पेज और डैशबोर्ड पेज बना रखा है और कंपोनेंट बना रखा है एक प्रोडक्ट का। बहुत सिंपल कोडिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल। हम समझते हैं लॉजिक को। आपको पता ही है कि रिएक्ट के अंदर क्या होता है। रिएक्ट के अंदर आप कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर पे काम करते हो, आप कंपोनेंट्स बनाते हो। पेजेस भी अगर आप बनाते हो तो पेज क्या होता है, एक पेज क्या होता है, पेज इज अ मिक्सचर, और ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मेरे को होम पेज की बात की जाए तो होम पेज होता क्या है, होम पेज, नेव बार, साइड बार, प्रोडक्ट कार्ड, इन सबसे मतलब कंपोनेंट से मिलकर ही तो एक पेज बनता है, राइट। अब अगर एक बड़ी एप्लीकेशन की बात की जाए जिस एप्लीकेशन में 150 पेज है, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अब उसमें आप अगर आप प्रोडक्शन पे काम करते हो, सबसे पहली गलती आप क्या करते हो कि आप जो है पूरी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम पे लोड करा देते हो। फर्स्ट टाइम इन द सेंस अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे जैसे ही आया आपने क्या करा, पूरी ऐप को एक साथ लोड करा दिया। ये सबसे बड़ी गलती आपने जिंदगी में करी होगी। ये आपको पता नहीं लगता बट आपने करी है वो गलती, ठीक है। जिसको नहीं पता उसने करी होगी, जिसको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है और ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसने नहीं करी होगी। बट एज अ न्यू डेवलपर्स, एज अ मीडियम लेवल डेवलपर्स, उनको नहीं पता होता कि वो क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो पूरी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम में लोड करा देते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्लिक में। लेट्स सपोज अगर यूजर जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आया और आपने क्या करा, सारे कंपोनेंट्स को उठाया और लोड करा दिया। सारे कंपोनेंट्स को उठा के लोड कराने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज वो अगर आप यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन बनाते हो और यूट्यूब के अंदर होम पेज है, लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है और सब्सक्रिप्शन पेज है, ट्रेंडिंग पेज है ना, बहुत सारे पेजेस है। बट यूट्यूब पे अभी तो यूजर सिर्फ होम पेज पे आया। बट आप मुझे खुद
बताओ कि क्या कोई मतलब बनता है कि उसको लॉगिन पेज, साइन अप पेज का भी कोड रेंडर कराना है फ्रंट एंड पे? इज इट मेक एनी सेंस? देखो, अगर हम बेफालतू में सारा कोड फर्स्ट टाइम में रेंडर करा देंगे तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि आपका रेंडरिंग टाइम इंक्रीज होगा। आपका अगर कोई कोड जो है बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, मतलब अगर लेट्स सपोज अबाउट पेज, उस अबाउट पेज में जो प्रोसेसिंग है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा जो कोड है बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो टाइम भी तो लगेगा ना उस पूरे कोड को प्रोसेस होने में। अब आप क्या कर रहे हो, यूजर तो होम पेज पे है, आप अबाउट पेज भी रेंडर करा रहे हो बैकग्राउंड में, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन जो है रेंडरिंग टाइम इंक्रीज करेगी। बट उसका सोल्यूशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, कोड स्प्लिटिंग तो आपको पता लग गया होगा कि अपने कंपोनेंट्स को तोड़ना है, ठीक है। लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेजी लोडिंग से होता क्या है कि आप जो है अपने पेजेस को, अपने कंपोनेंट्स को तभी लोड कराते हो जब उस पे यूजर आता है। ये बहुत तगड़ा एग्जांपल है अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करनी है। मतलब कि जैसे कि अगर यूजर होम पेज पे है तो आप उसे अबाउट पेज लोड ही नहीं कराओगे बिकॉज ऑफ आपने लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट यूज कराओगे। लेजी लोडिंग से क्या होता है, वो तभी लोड होगा जब यूजर अबाउट पेज पे जाएगा। जैसे यूजर अबाउट पेज पे डायरेक्ट करेगा, मतलब नैवबार के थ्रू या फिर राउटिंग के थ्रू, आपको पता है रिएक्ट राउटर डोम होती है, जैसे यूजर अबाउट पेज पे जाएगा तभी अबाउट पेज उसके सामने लोड होगा। अब मैं समझाता हूँ कि कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको। बहुत सिंपल कोडिंग है, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। आपने एक कंपोनेंट बना लिया प्रोडक्ट कार्ड, और ये बहुत सिंपल एक सिंपल प्रोडक्ट कार्ड है। आई थिंक मैंने इसको यूज भी नहीं करा है, ठीक है। और पेजेस के अंदर दो पेज हैं, फर्स्ट इज एक है अबाउट पेज और एक है डैशबोर्ड पेज। तो दो तरह के पेज बनाए मैंने, अबाउट पेज और एक डैशबोर्ड पेज। अबाउट पेज के अंदर आपको दिख रहा होगा मैंने एक कोड लिखा है, सिमुलेट डिले इन लोडिंग फॉर विजुअल इफेक्ट। एक ना जावास्क्रिप्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस नाम की चीज होती है, और उसके अंदर मैंने अभी की परफॉर्मेंस निकाल ली और उस परफॉर्मेंस को मैंने लेस देन 1500 कर दिया। मतलब कि मैंने क्या करा, एक तरह से जानबूझ के मैंने अबाउट पे प्रेशर डाला कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब कि इस .js कोड की परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा गिरा दो। मतलब कि एक तरीके से मैंने क्या करा विजुअली, या फिर कह सकते हो कि मैंने जानबूझ के मैंने अबाउट पेज को बहुत ज्यादा हैवी बना दिया कि अगर ये अबाउट पेज आता है वेबसाइट पे तो ये टाइम लगाएगा, क्योंकि इसकी मैंने परफॉर्मेंस को लेस देन 1500 कर दिया। अराउंड अराउंड आप समझ सकते हो कि मैंने सिंपल भाषा में अबाउट पेज को थोड़ा हैवी बना दिया, ठीक है। और डैशबोर्ड पेज में क्या है, डैशबोर्ड पेज में कुछ नहीं है, एक H2 टैग है, PT टैग है, और ऐसे ही अबाउट पेज में भी कुछ नहीं है, बस H2 टैग और P टैग है, ठीक है। बट कोड कहां पे लिखा हुआ है मैंने app.js के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, देखो आपको पता है राउटर्स और राउट्स, राउट लिंक्ड और ये सब मैंने यूज किया। आपको पता है ये रिएक्ट राउटर डॉम राउटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नेवर बना दिया लिंक टैग लगा के स्लैश और स्लैश अबाउट पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक टैग यूज करा जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस टैग। नाउ सस्पेंस टैग क्या होता है, ठीक है। देखो मैं आपको इस पूरे कोड को हटा देता हूँ और आपके सामने मैं इस कोड को लगाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अबाउट कंपोनेंट को, ये सब जो भी कमेंट हो रखा है उसको छोड़ दो। मैंने इंपोर्ट कर रखा है अबाउट कंपोनेंट को, डैशबोर्ड को, ठीक है। और मैंने राउट्स के अंदर दोनों राउट डिफाइन कर दिए, अबाउट का भी और स्लैश का भी। इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये बहुत सिंपल है। स्लैश पे मैंने डैशबोर्ड डिफाइन करा है, स्लैश अबाउट पे अबाउट पेज डिफाइन करा है, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन को खोलता हूं तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। और जब मैं एप्लीकेशन को खोलता हूं तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि कितना इसमें टाइम लग रहा है। देखो जैसे ही मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करने में पूरी वेबसाइट रीरेंडर होगी। रिफ्रेश करा, ये देखो ये देखो 2 से 3 बारी क्या हुआ, ये गोल 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 चक्कर घुमा। रीजन यहाँ पे क्या है कि मैं अभी कौन से पेज पे खड़ा हूं, मैं अभी खड़ा हूं डैशबोर्ड पेज पे, ठीक है। अबाउट पेज पे जब जाऊंगा तब अबाउट पेज ओपन होगा। बट यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, मैंने क्या करा, मैं हूं डैशबोर्ड पेज पे और मैं अबाउट पेज पे हूं भी नहीं, बट स्टिल मैंने अबाउट पेज को लोड करा दिया। देखो अगर मैंने अबाउट पेज को लोड कराया तभी तो देखो परफॉर्मेंस में मैंने घटा रखा है, इसको लेस देन 1500 कर रखा है ना, कर रखा है ना आपके सामने, ठीक है। तो तभी तो इतना टाइम लग रहा है। देखो रिफ्रेश करने में देखो कितना ज्यादा टाइम इसको लग रहा है लोड होने में, बिकॉज अबाउट पेज बहुत ज्यादा हैवी है। बट स्टिल आई एम एट डैशबोर्ड पेज, डैशबोर्ड पेज भी लोड हो रहा है, अबाउट पेज भी लोड हो रहा है, और मैं अबाउट पेज पे हूं भी नहीं। तो ये मैंने एक गलती करी अपने कोड के अंदर। अब इसको मैं कैसे ठीक करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, लेजी लोडिंग करूंगा। लेजी लोडिंग का मतलब क्या है, अभी देखो नॉर्मली इंपोर्ट कैसे होता है कंपोनेंट, इंपोर्ट अबाउट डॉट स्लैश अबाउट कंपोनेंट है ना, ऐसे इस तरीके से मैं क्या करता हूं, नॉर्मली अबाउट कंपोनेंट को मैं लोड कराता हूं, ठीक है। बट अगर मैं लेजी लोडिंग की बात करूं तो मैं कैसे लोड कराऊंगा, मैं कुछ इस तरीके से लोड कराऊंगा। मैं यूज करूंगा लेजी फंक्शन। लेजी फंक्शन मुझे रिएक्ट से मिलता है, और मैं उस लेजी फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा, और उस कॉल बैक फंक्शन में मैं यूज करूंगा इंपोर्ट फंक्शन जो मुझे रिएक्ट से मिलता है, इंपोर्ट फंक्शन। और इंपोर्ट फंक्शन के अंदर मैं सोर्स डाल दूंगा कि ये जो कंपोनेंट है इसका सोर्स क्या है, मतलब कि डॉट स्लैश पेजेस स्लैश अबाउट, ठीक है। तो मैंने सोर्स डाल दिया। अब ये जो अबाउट पेज है ये जो भी रिटर्न करेगा, मतलब एक कंपोनेंट एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, तो मैंने कहां स्टोर कर लिया, अबाउट के अंदर। मींस मैंने जो यहाँ पे अभी इंपोर्ट करा है वो मैंने लेजी फंक्शन लगा के इंपोर्ट कर दिया, मतलब ये जो अबाउट कंपोनेंट लेजी लोडेड हो चुका है, ठीक है। बट लेजी लोडिंग के साथ साथ जैसे ही मैंने इसको लेजी लोड करा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, अब सस्पेंस टैग यूज करूंगा। अच्छा चलो मैंने अब इसको लेजी लोड कर दिया। अब एक छोटा सा मैं आपको फर्क दिखाता हूँ कोड में। जैसे मैंने इसको लेजी लोड करा, आपको जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आपको अब दिख रहा होगा कि विद इन मिली सेकेंड्स अब कुछ भी टाइम लग रहा है। पहले 3 बार घूम रहा था वो, है ना, 3 बार घूम रहा था, आपको खुद दिख रहा है वो कि अब मैं जैसे ही उसको मैंने लेजी लोड करा, ये देखो इसको ना के बराबर टाइम लग रहा है। रीजन क्या है कि क्योंकि अभी ये सिर्फ डैशबोर्ड पेज को रेंडर कर रहा है, इसको अबाउट पेज से अभी कोई मतलब ही नहीं है। बट जैसे ही मैं अबाउट पेज पे जाता हूं, ये देखो मैं अभी डैशबोर्ड पेज दिखा रहा है, अबाउट पेज आने में कितना टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा। रीजन भी क्योंकि मैंने उसकी परफॉर्मेंस को भी गिरा रखा था 1.5 सेकंड से, ठीक है। तो मैंने जब डैशबोर्ड पेज पे गया तो डैशबोर्ड पेज रेंडर हुआ, अबाउट पेज पे जैसे जाऊंगा, अब देखो ये फटाफट क्यों लोड हो रहा है, क्योंकि मेमोरी में अपलोड हो चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। और मैं जाता हूं एक बार डैशबोर्ड पेज पे और रिफ्रेश कर देता हूं, और फिर मैं जाता हूं अबाउट पेज पे, आपको दिखेगा 1.5 सेकंड के बाद ये चेंज हो रहा है, बिकॉज रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको देखा ही था कि अबाउट पेज में मैंने
मैंने ऐसा कुछ लिख रखा है, ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी गिरेगी अबाउट पेज की, ठीक है। बट यू नो कि अब आपको दिख रहा होगा कि जब मैं डैशबोर्ड से अबाउट पेज में जाता हूँ तो अबाउट पेज में कुछ ऐसा गोल 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 चक्कर घूमना चाहिए, जब तक अबाउट पेज ना लोड हो तब तक गोल 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 चक्कर घूमना चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक सस्पेंस टैग होता है जो मुझे कौन देता है, रिएक्ट देता है, ठीक है। तो मैं उस सस्पेंस टैग को यूज कर सकता हूँ दिखाने के लिए। सस्पेंस टैग के अंदर मैं क्या डालूंगा, दूसरी चीज डालूंगा जिसको बोलेंगे हम, अब सस्पेंस टैग के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फॉल बैक। मतलब कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को लेजी लोड करा है तो हम एक फॉल बैक, मतलब कि हम ऐसा कुछ कंपोनेंट डाल सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब एक h1 टैग डाल सकते हैं, वो फॉल बैक कंपोनेंट मुझे दिखता रहेगा। इसमें आप वो जो गोल 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 घूमता है उसको ही बना के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये फॉल बैक के अंदर आपको कोई एक टैग पास करना होता है या फिर आप एक कंपोनेंट पास कर सकते हो। ये कंपोनेंट तब तक दिखता है जब तक आपका पेज लोड ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने h1 दिखाया, तो h1 के अंदर अगर मैं लिख दूं लोडिंग, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मैं सेव कर देता हूँ, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको कुछ टाइम के लिए लोडिंग देखेगा, फिर उसके बाद अबाउट पेज आएगा। तो सस्पेंस टैग इसलिए होता है। तो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि कुछ वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, लेजी लोडिंग अप्लाई होती है बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि जब तक कंपोनेंट लोड नहीं होता या फिर पेज लोड नहीं होता तब तक हम वो जो गोल 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 घूमता है ना, वो सिर्फ इसी वजह से घूमता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो भाई दूसरा तरीका है रिएक्ट मेमोराइजेशन। देखो इससे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब पेरेंट कंपोनेंट में अगर कोई स्टेट है, लेट्स सपोज कोई स्टेट है, लेट्स सपोज, तो होता क्या है कि अगर वो स्टेट चेंज हुई तो उससे होता क्या है कि वो कंपोनेंट, मतलब वो पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वो सारे री रेंडर होते हैं। आपको पता है बात, राइट। अब हम यही चीज अगर विजुअलाइज करें तो मेरे पास क्या है, एक ऐप कंपोनेंट है और मैंने क्या बनाया, एक इनिशियल प्रोडक्ट्स करके एक एरे बनाया है और कुछ नहीं करा, एक प्रोडक्ट कार्ड करके एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने क्या करा है, सिंपल प्रोडक्ट कार्ड बनाया जिसमें प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ये सिंपल कोड है कि इनिशियल प्रोडक्ट्स में एक एक करके ऑब्जेक्ट आएगा, एक ऑब्जेक्ट इसमें जाता रहेगा, प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे रेंडर होता रहेगा, राइट। अब हम बात करें कि रिएक्ट ऐप के अंदर होता क्या है, हम ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं तो हम सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं कि हम मेमोराइज कराएं एक्स्ट्रा रीरेंडर्स को। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे सर्च इनपुट, जो भी सर्च इनपुट आया सर्च सेट सर्च के अंदर, जैसे ही वैल्यू चेंज हुई है तो यहाँ पे हुआ क्या कि यूजर ने अगर लेट्स सपोज कुछ सर्च करा तो एक स्टेट अपडेट होगी सर्च की। जैसे ही स्टेट अपडेट होगी वैसे ही क्या होगा, री रेंडरिंग होगा, और री रेंडर होते ही वैसे ही क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरा री रेंडर होगी। अब चलो री रेंडर तो हो रही है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनिशियल प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट कार्ड, क्या इसको री रेंडर करने का कोई मतलब बनता है? अगर मैंने यहाँ पे सर्च में कोई स्टेट अपडेट करी ना, इसका कोई लेना देना इससे, ठीक है। इनिशियल प्रोडक्ट्स में तो जब कुछ सर्च करोगे तब भी इनिशियल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, कुछ ना सर्च करोगे तब भी इनिशियल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो क्या कोई मतलब है इसको बार बार रेंडर करने का? नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिफ्रेश करते टाइम, तो जैसे ही मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कौन सा लोग भी डाला हुआ है, रेंडर्ड लैपटॉप, रेंडर्ड फोन, रेंडर्ड टैबलेट, ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं, कौन सा लोग डाला हुआ है, री रेंडर दिस प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा चीज मैंने यहाँ पे करा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो एप्लीकेशन क्या होती है, री रेंडर होती है। जस्ट अ मिनट, अच्छा मैंने अभी मेमोराइजेशन मैं भी हटा देता हूँ, मैं अभी वो लॉजिक हटा देता हूँ, मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे app.js के अंदर मैंने इंपोर्ट। अब देखो जैसे ही मैंने इसको कुछ भी सर्च करा, यहाँ पे क्या हो रही है, बार बार री रेंडरिंग हो रही है। क्या कोई री रेंडरिंग करने का मतलब बन रहा है? री रेंडरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो यूआई अभी भी वही है, यूआई बाद में वही था। जब यूआई चेंज ही नहीं हो रहा तो बार बार प्रोडक्ट कार्ड को हम बार बार क्यों रेंडर करा रहे हैं? डजंट मेक सेंस, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, रिएक्ट मेमो यूज करता हूँ, मेमोराइजेशन यूज करता हूँ। रिएक्ट मेमो से होता क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट मतलब कोई भी कार्ड हो, कोई भी कंपोनेंट हम उसको मेमोराइज करा लेते हैं। मेमोराइज कराने से क्या होता है, जब तक उसके प्रॉप्स चेंज नहीं होंगे तब तक वो री रेंडर नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है प्रॉप्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो है वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है तीनों के लिए, राइट। तो वो फिर भी बार बार री रेंडर हो रहा है, वो अननेसेसरी रेंडर है। अननेसेसरी रेंडर से क्या होता है, आपके सीपीयू की पावर एक्स्ट्रा यूज होती है, आपकी सीपीयू को बार बार प्रोसेसिंग डालनी पड़ती है। ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, बट अगर आप एक सोचोगे, अगर ये रियल टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेफालतू में बार री रेंडर हो रहे हैं तो आपके सीपीयू पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है। और एक ही वेबसाइट है, जिसका कोई छोटा मोटा लैपटॉप होगा जिसपे आपकी वेबसाइट चल रही होगी, तो उसका लैपटॉप क्रैश करना शुरू करेगा, बिकॉज एक हैवी वेबसाइट आपने चला दिया है जिसमें क्या हो रहा है, बेफालतू के री रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप क्या यूज करते हो, रिएक्ट मेमो यूज करते हो। कुछ नहीं करना, रिएक्ट इंपोर्ट करनी है और रिएक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है मेमो। उस फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन को मतलब कि प्रोडक्ट कार्ड इसको डाल देना, डालने के बाद सिंपली उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी जो प्रोडक्ट कार्ड है ये रिएक्ट मेमो के थ्रू एक्सपोर्ट हुआ है और अब ये रिएक्ट मेमो का एक कंपोनेंट बन चुका है। कुछ नहीं होगा, अब होगा क्या, जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, मैंने कुछ भी स्टेट अपडेट करी, अभी भी सर्च की वैल्यू जो है स्टेट अपडेट हो रही है, बट स्टिल यू कैन सी कोई भी फालतू के रेंडरिंग प्रोसेसेस यहाँ पे नहीं हो रही, यू कैन सी, राइट। अभी रेंडरिंग कब होगी, जब तक प्रोडक्ट कार्ड के अंदर जो प्रॉप की वैल्यू है जब तक चेंज नहीं हो जाती तब तक ये री रेंडर नहीं होगी। ये एक सेकंड वे होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा सकते हो। तो थर्ड स्टेप क्या है ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन में आप यूज कर सकते हो यूज कॉल बैक हुक। अब देखो पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक फंक्शन बनाते हो और उस फंक्शन को एज अ प्रॉप एक कंपोनेंट को भेजते हो, जैसे कि मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हो फंक्शन, मैंने क्या करा, एक हैंडल सेलेक्ट एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको बहुत नॉर्मल कर देता हूँ, इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये एक हैंडल सेलेक्ट एक नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एरो फंक्शन, ठीक है। और मैंने क्या करा, इस हैंडल सेलेक्ट को किसको भेज दिया, प्रोडक्ट कार्ड को भेज दिया, ऑन सेलेक्ट पे एक मैंने एक प्रॉप बनाया ऑन सेलेक्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने एक प्रॉप बनाया हुआ ऑन सेलेक्ट,
सेलेक्ट, और ऑन सेलेक्ट पे मैंने क्या भेजा हुआ है, ये फंक्शन भेजा हुआ है। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाना कि मैंने ये फंक्शन कैसे भेजा, काम कैसे करेगा, ये रिएक्ट का पार्ट है, ठीक है। बट आप ये सोचो कि मैंने क्या करा है कि मैंने एक फंक्शन एज अ प्रॉप जो है इसको भेजा हुआ है, ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या है कि जब मैं एक फंक्शन को एज अ प्रॉप भेजता हूँ दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी स्टेट चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे अब सर्च की स्टेट चेंज होगी, जैसे यूजर इनपुट डालेगा सर्च की स्टेट चेंज होगी। मैंने क्या करा था नेक्स्ट लास्ट स्टेप में, मैंने क्या करा था, मेमोराइजेशन यूज करा था, react डॉट मेमो यूज करा था, ठीक है। तो react डॉट मेमो में क्या हुआ था कि जब सेम प्रॉप्स आते हैं तो आपका जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर नहीं होता, राइट। यही कॉन्सेप्ट होता है react डॉट मेमो का। अब अगर मैं बात करूं फंक्शन की, जब मैंने फंक्शन को एज अ प्रॉप भेजा तो यहाँ पे होता क्या है कि जो फंक्शन है, जब जब स्टेट चेंज होती है ना, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का रेफरेंस चेंज होता है, वो फंक्शन रिक्रिएट होता है जब जब स्टेट चेंज होती है। तो जो ये फंक्शन है, जब जब ये स्टेट चेंज होगी, मतलब कि सर्च की स्टेट चेंज होगी, सर्च की स्टेट चेंज होने पे जो ऐप कंपोनेंट है ये रीरेंडर करेगा, और ऐप कंपोनेंट जब जब रीरेंडर करेगा तब तब ये हैंडल सेलेक्ट जो है फंक्शन बार बार बनेगा। और जैसे ही ये फंक्शन बार बार बनेगा, है तो ये सेम फंक्शन ही, चाहे 2 बार बने 3 बार बने, तीनों बार इसका लॉजिक क्या है, सेम, कोड क्या है सेम, कोड में कोई चीज नहीं हो रहा है ना, बट फिर भी ये जो कंपोनेंट है ये बार 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 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंपोनेंट बार बार बनता है तो उससे क्या होता है कि इस प्रोडक्ट कार्ड को लगता है कि इसके प्रॉप के अंदर चेंजेस आए, और अगर ये प्रॉप के अंदर कोई चेंज आया, स्टिल जो फंक्शन है उसका लॉजिक और फंक्शन का कोड सेम है, बट स्टिल इसको क्या लगता है कि जो फंक्शन आया है वो क्या है, वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने आप को रीरेंडर करता है, बिकॉज ऑफ इसको क्या लग रहा है कि ऑन सिलेक्ट पे चेंज फंक्शन चेंज हो रहा है हर रेंडर पे। समझ रहे हो ना बात, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो यूज करा हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सर्च पे मैं स्टेट अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैंने हाई डाला, ये आप देख रहे हो गई, इसने क्या करा, लैपटॉप और फोन को रीरेंडर करा, राइट, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो जो फंक्शन है वो बार बार बन रहा था, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ, विश्वास नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको कमेंट पास कर देता हूँ और मैं वापस से नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता हूँ। ये मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने क्या करा, ऑन सेलेक्ट यहाँ से भी हटा दिया, और आपको पता लग गया होगा कि हाँ ये अब नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब कोई रीरेंडरिंग नहीं होगी क्योंकि अब मैंने क्या कर रखा है, रिएक्ट मेमो यूज कर रखा है, और अब ये प्रॉप्स जो है प्रोडक्ट हर बार सेम ही आ रहा है, तो अब कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं वापस किसको ऐड कर देता हूँ, फंक्शन को, ठीक है, मैंने वापस से फंक्शन वाले कोड को ऐड कर दिया, और अब क्या होगा, जब जब सर्च के अंदर वैल्यू चेंज होगी तब तब रीरेंडर होगा, तब तब जो फंक्शन है वो बार बार बनेगा, और बार बार बनेगा तो उसको क्या लगेगा, बार बार तो बनेगा, और हर बार क्या होगा, उसका रेफरेंस, हर बार जो है रेफरेंस वो नया होगा, ठीक है। और अगर वो रेफरेंस नया होगा मतलब उसको लगेगा कि ये जो फंक्शन है नया है, ये नया है तो लॉजिक सेम ही, कोड भी सेम है, बट इसको क्या लगेगा कि ये क्या है, नई चीज है, मतलब ऑन सेलेक्ट पे नया फंक्शन आ रहा है, इसलिए क्या करेगा, अपने आप को रीरेंडर करेगा। तो ये क्या है, छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इंपोर्ट यूज कॉल बैक हुक, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने पूरे फंक्शन को यूज कॉल बैक हुक के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यूज कॉल बैक हुक के अंदर मैंने किसको पास कर दिया, इस पूरे फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आपको एक सिंपल ब्लैंक ब्रैकेट्स लगा देनी है और उसको छोड़ देना। अब इससे होगा क्या, जब तक हैंडल सेलेक्ट एक्चुअल में चेंज नहीं होगा तब तक ये रीरेंडर नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं अगर इसको हाई को भेजूंगी, देखो क्या अब रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज यूज कॉल बैक ने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया कि जो फंक्शन है ये सेम है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फंक्शन जो है, आपका जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर नहीं हो रहा, ठीक है भाई। तो ये मैंने जो आपको बताया है ये 3 फाइनल, नॉट फाइनल, मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई है, और मुझे पता है कि कोडिंग में रिटेंशन थोड़ी कमी होती है बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी आपको 3 बताए, आप पहले इन तीनों को ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि ये रियली अफेक्ट करते हैं, आपको सही में समझ आए, एंड यू वांट द सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट के अंदर जो रियल डेवलपर्स यूज करते हैं, मतलब इट डजंट मीन कि आपने जो देखा है फालतू नहीं, डेवलपर्स इसे भी यूज करते हैं, बट वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर कवर करूंगा। अगर आपको चाहिए सेकंड पार्ट, वो सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट करना है पार्ट 2, या फिर जो भी आपको सही लगी वो आप लिख दो, ठीक है। मैं आपको सेकंड पार्ट जरूर डिलीवर करूँ।